बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग अगर देखें रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करें तो उसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं, एडिशन होते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। और भी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट पढ़ा दिया गया है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन तो एक पूरा चैप्टर ही है, ये पूरा एक चैप्टर ही है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपसे कहा जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है तो आप बताएं कि रिएक्शन in which atom or group of atom of substrate is replaced by reagent। तो जहां पर सबस्ट्रेट का आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम रिएजेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए उसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH4 यहाँ पर Cl2, यहाँ पर H ले रहे हो आप लोग तो ये हो जाएगा CH3Cl, ये HCl और ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ये RH हो गया, यहाँ पर KOH एक्वस ले लें हम लोग तो यहाँ पर हो जाएगा ROH, यहाँ पर KX हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन के लिए कंपाउंड का सेचुरेट होना जरूरी है। अगर कंपाउंड सेचुरेट नहीं है तो सेचुरेटेड कार्बन होना जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन अकर एट सेचुरेटेड कार्बन एक्सेप्ट इन बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन के लिए सेचुरेटेड कार्बन होना जरूरी है एक्सेप्ट बेंजीन के। बेंजीन में अनसेचुरेटेड कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूशन होता है, बाकी सारे कंपाउंड्स में सेचुरेटेड कार्बन पे होना जरूरी है, मतलब सेचुरेटेड कार्बन होना जरूरी है। अब सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 3 टाइप का होगा सब्स्टिट्यूशन, 3 टाइप। पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 3 टाइप का होगा। हम लोग देखेंगे पहला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिस रिएक्शन is mostly represented by alkane or by compound in which at least one hydrogen is present at saturated carbon। यहाँ पर ध्यान दें, लाइक CH4 देगा, CH3 देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर ये ध्यान दें, सैचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये देगा। ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पर ये सैचुरेटेड कार्बन, ये देखें, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कार्बन दे सकते हैं, ये दे सकता है। तो या तो कंपाउंड सैचुरेटेड होना चाहिए, और या तो सैचुरेटेड कार्बन पे, अगर नहीं सैचुरेटेड नहीं है तो सैचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर रिएक्शन, या फॉर नहीं, रिएक्शन अकर in presence of either high temperature हाई होना चाहिए 500 डिग्री सेल्सियस और इवन मोर। जो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए। और दूसरा सनलाइट, ये न्यू, इसको सनलाइट पढ़ेंगे। इन दोनों में से एक, ध्यान रखिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए कि क्या देखोगे आप, इन दोनों में से एक कंडीशन हो, कोई भी एक कंडीशन हो, और सैचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोजन हो। अगर ये दो चीज हैं, दोनों चीज दिख रही हैं, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन दिख रही है और सैचुरेटेड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जरूर होगा। अच्छा, जहां पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की होती है, मैकेनिज्म अगर देखा जाए, मैकेनिज्म जहां पर भी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की होगी, वहां 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होते हैं, कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व करते हैं, इट अकर इन 3 स्टेप। कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? पहला इनिशिएशन,
दूसरा प्रोपागेशन और तीसरा टर्मिनेशन। तो कोई भी रिएक्शन अगर कहा जाए कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व किया है तो वहाँ पर ये 3 स्टेप होंगे। इनिशिएशन होगा, प्रोपागेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन होगा, प्रोपागेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। इनिशिएशन in this step substrate reagent converts into free radical in presence of either sunlight or high temperature। मतलब ये एक्सोथर्मिक है, i.e. this step is endothermic। दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक स्टेप होगा, रिएक्शन होगा। दूसरा होगा प्रोपागेशन। प्रोपागेशन हमेशा 2 स्टेप में होता है, ऑलवेज अकर इन 2 स्टेप। बोथ आर एक्सोथर्मिक। ध्यान रखिएगा, प्रोपागेशन हमेशा 2 स्टेप में होगा, दोनों एक्सोथर्मिक होंगे। इफ एनी स्टेप is endothermic, then reaction will stop। अगर यानी कोई भी एंडोथर्मिक हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर पहला है P1 स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप 1। इन दिस स्टेप, इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल ऑफ इनिशिएशन अटैक ऑन substrate and convert it into free radical। इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। P2 स्टेप, इन दिस स्टेप free radical of P1 step attack on reagent to form product। ये हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेप।
termination step. In this step, free radical of different steps combine to form product, byproduct, and reagent. प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट एंड रिएजेंट, यहाँ पर ध्यान दें। अब एग्जाम्पल देखा जाए, नोट करके पहले भी कुछ और पॉइंट। रिएक्शन involving free radical mechanism. Always gives impure product. Always gives impure product. तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है, हमेशा वो इम्प्योर प्रोडक्ट देगा। दूसरा, रिएक्शन which obey free radical mechanism is retarded by presence of O2, iodine, benzoquinone, and diphenylamine. डाइफेनिलएमीन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है, उसका रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आयोडीन के प्रेजेंस में, बेंजोक्विनोन के प्रेजेंस में और डाइफेनिलएमीन की प्रेजेंस में कम हो जाएगा। और ऐसे रिएक्शन हमेशा इम्प्योर प्रोडक्ट देंगे, ये भी आप जानते रहिएगा। तो ये आपको मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लोग CH4 ले रहे हैं, यहाँ पर Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर CH3Cl हो गया, HCl हो गया। अब यहाँ पर मैकेनिज्म जो आप लिखे हो उसी तरह से आप बताओगे मैकेनिज्म। यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप, यहाँ पर ये इनिशिएशन स्टेप, तो ये दोनों स्टेप अपने अपने Cl लेकर अलग हो जाएंगे। मतलब दोनों Cl अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर अलग हो जाएंगे और यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। P1 स्टेप में क्या होगा? P1 स्टेप में ये इनिशिएशन स्टेप का जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर। ये CH4 को ऐसे दिखा रहे हैं
अब यहाँ पर जो Cl है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस H के साथ शेयर करेगा, H के साथ शेयर करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 हो गया और यहाँ पर ये HCl निकल गया। ये एक्जोथर्मिक है, ध्यान रखिएगा। P2 स्टेप करें, यहाँ पर भैया P1 स्टेप का जो फ्री रेडिकल है ये सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा, सबस्ट्रेट पर अटैक किया। अब यहाँ पर ये Cl, ये CH3, तो ये हो जाएगा CH3Cl और यहाँ पर हो जाएगा ये Cl, ये प्रोडक्ट बन गया, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। और तीसरा है टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप, यहाँ पर डिफरेंट स्टेप के जो फ्री रेडिकल हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकता है, बाई प्रोडक्ट बन सकता है और रिएजेंट बन सकता है। जैसे Cl से अटैक किया, CH3Cl पर अटैक किया तो यहाँ पर CH3Cl बन गया। दो CH3 आपस में अटैक कर सकते हैं, जब दो CH3 आपस में अटैक करिए तो क्या बन गया, CH3 बन गया। अभी देखो Cl2 रिएजेंट था, ये CH3Cl प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर CH3 यहाँ पर Cl2, यहाँ पर सनलाइट ले रहे हैं और ये हो जाएगा CH3CH2Cl, ये HCl। अब इसके मैकेनिज्म पे अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर देखें क्या होगा, सेम वैसे जैसे आपने ऊपर लिखा है मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर इनिशिएशन स्टेप लिखोगे, इनिशिएशन। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों Cl अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर, दोनों में से कोई एक कंडीशन दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये Cl फ्री रेडिकल के रूप में बन गया, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक था। अब प्रोपागेशन में आप P1 स्टेप लिखोगे, P1 स्टेप में क्या होगा, ये जो इनिशिएशन स्टेप का जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर, तो सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा फ्री रेडिकल में, ये CH3CH2, यहाँ पर ये हो गया HCl, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब P2 स्टेप, ये रिएजेंट अटैक करेगा, सॉरी फ्री रेडिकल अटैक करेगा फिर से रिएजेंट पर, ये Cl। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये Cl इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। ये फिर एक्सोथर्मिक। टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन में क्या होगा, डिफरेंट स्टेप के जो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बाई प्रोडक्ट बनाएंगे,
रिएजेंट बनाएंगे। ये हो गया। ये तो यहाँ पर एक और चीज जो पिछले इस रिएक्शन में बताया गया था वो हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है। मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज करे और वही रिड्यूस हो। तो यहाँ पर देखें इससे एच निकल जाएगा, ये जो एच निकलेगा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हो गया CH3 और ये हो गया CH2 अब ध्यान दो यहाँ पर सबस्ट्रेट भी बना, देखो यहाँ पर ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है और ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं। तो आप देखते रहिएगा कि जितने कार्बन का एल्केन था उतने कार्बन का एल्कीन भी बनेगा, उतने कार्बन का एल्केन बनेगा, उसके 2 टाइम का एल्केन बनेगा। ये सारी पॉसिबिलिटी पर नज़र रखिएगा। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म थी जो आपको समझाई गई। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और आगे बताएं। प्रॉपर्टी ऑफ एनबीएस। एनबीएस एन ब्रोमो सक्सिनामाइड फार्मूला ये हो जाएगा, इसको कहेंगे एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट एड्स ब्रोमीन selectively at allylic and benzyl carbon, allylic and benzyl carbon only. NBS H न्यू होता है। H न्यू। यहाँ पर देखें सिलेक्टिविटी आर्डर क्या होगा, सिलेक्टिविटी आर्डर होगा CH आर्डर CH CH2 CH3, ये सिलेक्टिविटी आर्डर होगा। यहाँ पर ध्यान दें,
यहाँ पर देखें एलाइलिक कार्बन, एंड बेंजिल कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या है और बेंजिल कार्बन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, सॉरी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े कार्बन को जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, या डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े सेचुरेट कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये सेचुरेटेड कार्बन पर एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, वहां से एक ये छट जाएगा ये। अब यहाँ पर ध्यान दें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ पर एलाइलिक कार्बन ये CH3 है और एलाइलिक कार्बन ये CH2 है, ये एलाइलिक कार्बन है। अब यहाँ पर जब ये दो एलाइलिक कार्बन हैं तो यहाँ पर सिलेक्टिविटी आर्डर देखेंगे हम लोग। सिलेक्टिविटी आर्डर में देखो CH2 है और CH3 है, तो ये सिलेक्ट करेगा CH2 को सिलेक्ट करेगा, मतलब ये जो अटैक होगा ये होगा कहाँ पर भैया, CH2 पर। तो ये बन जाएगा, ये Br है, Br हो जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान दें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो यहाँ पर ये बेंजिल कार्बन है, सॉरी एलिल कार्बन है और ये एलिल कार्बन है, तो दोनों एक ही जैसे हैं तो आप कहीं पर भी जोड़ दें। ये देखें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन को बिनाइल और बिनाइल कार्बन से जुड़े कार्बन को एलाइल कहते हैं। यहाँ पर NVSH9। अब ये ध्यान दो, ये सेचुरेट, ये बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन को इसको बेंजिल कार्बन कहेंगे। तो बेंजिल कार्बन पर अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर क्या करेगा, ब्रोमीन जोड़ देगा। ये यहाँ पर भी वही काम करेगा। अब देखो ये कार्बन बेंजिल है और ये कार्बन CH3, यहाँ पर नीचे वाला CH3 और ऊपर वाला CH2 दोनों बेंजिल हैं, तो ये सेलेक्ट करेगा, किसको सेलेक्ट करेगा, CH2 को सेलेक्ट, मतलब अटैक होगा CH2 पर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। आपको और बता दें, ये DL मिक्सचर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये DL मिक्सचर होगा। यहाँ पर आपको बता दें क्यों DL मिक्सचर होगा, ये कायरल कार्बन है। देखो यहाँ पर ये जो कार्बन आप देख रहे हो ये कार्बन कायरल कार्बन है। क्यों कायरल है, इससे एक बेंजीन रिंग जुड़ी है, ये दूसरा Br जुड़ा है, तीसरा H जुड़ा है और चौथा CH3, चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े, कायरल कार्बन है। तो कायरल है तो प्रोडक्ट तो आपके लिए एक्टिव होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो इंटरमीडिएट है यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के रूप में बना है जो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण ये प्लेनर इंटरमीडिएट होगा। और यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कोई भी फ्री रेडिकल हम मान लें, यहाँ पर ये कोई भी फ्री रेडिकल मान लें, ये जैसे मान लो R1, ये R2, ये R, यहाँ पर 3, ये कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये ध्यान दो, ये प्लेनर है, ये प्लेनर, यहाँ पर जो भी फ्री रेडिकल अटैक करेगा, मान लो R प्लस अटैक कर रहा, R ही अटैक कर रहा है, तो ये एबव द प्लेन अटैक कर सकता है और ये बिलो द प्लेन अटैक कर सकता है। तो अगर एबव द प्लेन अटैक किया तो फ्रंट साइड में आया, बिलो द प्लेन अटैक बैक साइड में आया। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मिरर इमेज भी बनेगा, तो ये मतलब D बनेगा तो ये L भी बनेगा। यहाँ पर दिखाया एक ही जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपके लिए एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आप कहेंगे आपके लिए इनएक्टिव होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो आपको NBSH9 की प्रॉपर्टी बता दी गई। यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके प्रॉपर्टी ऑफ Pr2 is similar similar to NBSH9, but
Br2H nu also react with alkane while NVH nu does not. While NVSH nu does not. यहाँ पर ध्यान दो भैया, जैसे यहाँ पर ये जो Br2H nu होता है ये भी सिलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। यहाँ पर ध्यान दें, ये CH3 को नहीं अटैक करेगा, CH2 पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर Br2H nu is also selective brominating agent. It select CH, CH2, CH3। यहाँ पर ध्यान दो, अगर सभी दिख रहे हैं तो ये CH पर अटैक करेगा। अच्छा, दोनों में अंतर देख लो, Br2H nu और NVSH nu में। NVSH nu एल्केन पर अटैक, यहाँ पर नो रिएक्शन, चूंकि ये एलाइल और बेंजिल कार्बन पर ही अटैक करेगा। और ये देखो CH3, CH2, CH दिख रहा है तो CH पर अटैक करेगा। ये हो जाएगा, नोट करके। SO2Cl2H nu is selective क्लोरीनेटिंग एजेंट। ध्यान रखिएगा, क्लोरीनेशन सेलेक्टिव नहीं होता है, लेकिन इस रिएजेंट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन सेलेक्टिव होगा। सिलेक्टिविटी आर्डर क्या हो जाएगा, CH2 और CH3 को सिलेक्ट करेगा। अगर सभी दिख रहे हैं तो CH पर अटैक होगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए SO2 H nu लिया गया तो Cl अटैक करेगा CH2 पर, ये चीज। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।